Assalamualaikum beta. Hope you are fine. So, welcome once again. So, as you know, beta, we are discussing about the physical features and of Africa. Sorry, we are location and physical features of Africa continent. So, in earlier topic, I discussed with you this location of Africa, latitudinal, longitudinal location. Now, I am going to discuss the physical features. So, बेटा आप देखेंगे पहले आपको मैं physical features से clear करो. फिजिकल फीचर्स हम किस चीज को बोल रहे हैं? फिजिकल मीन सरफेस स्ट्रक्चर्स, यानी जो सरफेस पे होगी, यानी हमें इनसाइड द अर्थ नहीं देखना है, यानी जियोलॉजी कैसी है, पेट्रोलॉजी कैसी है, वो हमें नहीं है, मिनरोलॉजी कैसी है, वो चीजें हम नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम सरफेस पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। लैंड की फॉर्म क्या है, फिजियोग्राफी क्या है, यानी लैंड माउंटेनियस में है या प्लेन में है, पैलेटिव में है, या आप देखो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से किस किस एरिया में किस किस साइड में आप देखो माउंटेनियस है, किस साइड में प्लेन है, किस साइड में पैलेटिव टाइप है, किस साइड में और कोई फीचर है। तो हम इसको बोलते हैं इस जो सरफेस को स्टडी करेगा, इन चीजों को स्टडी करेगा, सरफेस स्ट्रक्चर को स्टडी, सरफेस की लैंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। कंपोजिशन नहीं है, कंपोजिशन तो हमें रॉक्स वगैरह, वो मिनरोलॉजी और पेट्रोलॉजी का काम होता है, वो दूसरी ब्रांच में देखा जाता है, मिनरोलॉजी और पेट्रोलॉजी या जियोलॉजी जिसको हम जनरली बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ। लेकिन यहाँ हम सरफेस पे देख रहे हैं कि सरफेस की स्ट्रक्चर माउंटेनियस है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, या आप देखो अगर है तीनों तो किस साइड में है, मेजर पोर्शन कौन है, डोमिनेंट कौन है। सो हम उसको बोलते हैं, उस ब्रांच को जो सरफेस को स्टडी करेगा उसको बोला जाता है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ टू स्टडी द सरफेस स्ट्रक्चर्स। वही हुआ फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका की फिजियोग्राफी कैसी है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ नॉर्थ से लेके साउथ तक इसकी फिजियोग्राफी कैसी है, इसकी सरफेस स्ट्रक्चर नॉर्थ में कैसी है, यहाँ मिडल में कैसी है, ईस्ट में कैसी है, वेस्ट में कैसी है, नॉर्थ वेस्टर्न में कैसा है, नॉर्थ ईस्टर्न में कैसा है, या साउथ वेस्टर्न में कैसा है, कहां कहां पे कौन सी लैंड की फिजिकल फीचर्स है, उसी को बोला जाता है फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका। तो पहले अगर हम देखेंगे अफ्रीका को हम फिजिकली फिजियोग्राफिकली हम बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी लैंड की जो फॉर्म अलग अलग रीजन में अलग अलग साइड में अलग अलग मिल रही है। किसी रीजन में माउंटेनियस, किसी रीजन में प्लेन, किसी रीजन में वैलीज मिल रही है, प्लेटू मिल रही है। तो इन बेसिस पे, इन सरफेस स्ट्रक्चर्स पे, इस सरफेस फिजिकल फीचर्स पे हम इसको बहुत सारे फिजिकल फीचर्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो पहला फिजिकल फीचर है अफ्रीका का, दैट इज द एटलस माउंटेन्स। आप देखो अफ्रीका के एक साइड में लैंड की माउंटेनियस फिगर है, माउंटेनियस फिजिकल फीचर है, तो हम उस रीजन को बोलते हैं कौन सा फिजियोग्राफिक यूनिट, एटलस माउंटेन्स। तो हम देखेंगे ये एटलस माउंटेन्स कहां पे है अफ्रीका, लाई इन द नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। ये आप देखो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में लाई कर रही है, यहां पे बेटा एटलस माउंटेन्स। तो नॉर्थ वेस्टर्न ये आता है। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अगर हम देखेंगे लैंड की जो स्ट्रक्चर है, फिजियोग्राफी जो है, फिजिकल फीचर है, वो माउंटेनियस है, उनको बोला जाता है। यहां पे जो लैंड आपको मिलेगा वो माउंटेनियस फॉर्म में मिलेगा। अब नाम क्या है इस माउंटेनियस फॉर्म का, इसको बोलती है हम एटलस माउंटेन्स। तो इन लाई इन द नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ अफ्रीका, दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। आप देखो ये एटलस माउंटेन्स जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन्स भी, लिसन बेटा, यंग फोल्ड माउंटेन्स, क्या माउंटेन्स भी यंग होते हैं? हाँ, या ऑफ कोर्स ये माउंटेन्स यंग होते हैं एज कंपेयर टू, एज रिलेटेड टू अदर माउंटेन्स। और फोल्ड, फोल्ड एक टाइप ऑफ माउंटेन्स है। आपको मैं ऐसे समझाऊं बेटा, अगर कोई माउंटेन कंप्रेशन से, किससे, कंप्रेशन भी हम बोल सकते हैं बेटा, कंप्रेशन, या आप देखो दिस कन्वर्जन से, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मीन जब दो पैलेट्स, जब दो पार्ट्स, आप देखो लैंड के दो पार्ट, सपोज ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये लैंड पार्ट ए, ये लैंड पार्ट बी, इसको पैलेट ए पैलेट बी भी हम बोलते हैं क्योंकि हमारा लिथोस्फीयर पैलेट इसमें। जब दो लिथोस्फीरिक पैलेट्स कन्वर्ज होते हैं, कंप्रेस होते हैं, कन्वर्ज मींस कोलाइड विद ईच अदर, तो इस और इसकी कोलिजन की वजह से आप देखो ये जो बाउंड्री होती है, ये यहां पे आप देखो फोल्ड्स बन जाते हैं। फोल्ड्स मींस आप देखो जब किसी भी चीज पे आप देखो वहां पे उस चीज को कोई कन्वर्जेंस उस पे हो जाए, फोल्ड हो जाए वो चीज, और वहां पे फोल्ड होने के बाद अगर हम देखेंगे वो चीज जो फोल्ड हो चुका है, तो अगर उस पे फोर्स आ जाए तो हम उस फोर्स की वजह से आप देखो वहां पे आप देखो लैंड में फोल्ड्स होती है, वेवी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो आपको मैं ऐसे समझाऊं, यहां पे फॉर एग्जांपल ये कोई पार्ट है बेटा, तो अगर इसको मैं कंप्रेस करूं यहां से और यहां से भी यहां पे, तो आप देखो जब कंप्रेस होगा तो ये ऐसे वेव स्ट्रक्चर में आएगा। सो वंस अगेन आप देखो इसमें वेव स्ट्रक्चर आती है ऐसे। तो लिसन बेटा, जब इसमें वेव स्ट्रक्चर आती है तो ये ऐसे आप देखो माउंटेनियस लैंड बन गई। तो इसी तरफ आप देखो जो वेव स्ट्रक्चर बन जाती है,
जो आप देखो लैंड, दो पार्ट्स लैंड, ये और ये आपस में कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज करने की वजह से आप देखो यहां लैंड ऐसे बन जाएगी वेवी स्ट्रक्चर में। तो ये वेवी स्ट्रक्चर है लैंड, तो ये बन गई ना माउंटेनियस। अब हम ये बन गई लैंड, ये फोल्ड जो हुआ यहां पे, जो फोल्डिंग हो गई है, जो ये लैंड फोल्ड्स में बन गई है, वेवी स्ट्रक्चर में बन गई है। या आप देखो क्रेस्ट ट्रफ्स जो बन गई यहां पे, एंटिक्लाइन साइनिक्लाइन्स बन गए, अप्स एंड डाउन्स जो बन गए है इस कोलिजन की वजह से, या हम दूसरे वर्ड में बोलेंगे कंप्रेशन की वजह से, कन्वर्जेंस की वजह से, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स की वजह से बन गए। तो यहां लैंड को हम इसको फोल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, इस रॉक फोल्डिंग। और ये माउंटेन जो बन गए, अब इसकी वजह से फोल्डिंग तो हो चुकी है, माउंटेन्स बन गए, इनको बोला जाता है फोल्डेड माउंटेन। जैसे आपको पता है हिमालयन माउंटेन्स भी फोल्डेड है। एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट once converged, यानी 50 million years ago these two plates converged with each other and there is the rocks, यानी जो rocks at the convergence side थे they fold and elevated। जब वो fold और elevated हो गए तो वो mountainous figure में आ गए, that are known as the folded mountains। अगर कोई mountain, कोई ब्लॉक रेज ऊपर हो जाए उसको बोलते हैं हम ब्लॉक माउंटेन्स। कोई माउंटेन बेटा वॉल्केनिक इरप्शन से बन जाए, वॉल्केनिक इरप्शन, तो दैट इज नोन एज द वॉल्केनिक माउंटेन। सो जो माउंटेन फोल्डिंग प्रोसेस से बने इसको बोला जाता है फोल्डिंग। जब कन्वर्जेंस होगा, सो ड्यू टू फोल्डिंग प्रोसेस वन इज द माउंटेन इमर्ज, दैट इज नोन एज द फोल्डेड माउंटेन। और ये जो बेटा एटलस है ये फोल्डेड माउंटेन्स है, ये कन्वर्जेंस की वजह से। यहां शायद कन्वर्जेंस हुआ है। ऊपर आपको पता है इस साइड में आप देखो एशिया है, एशिया यहां पे है, यहां पे आप देखो स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर, ये सेपरेट कर रहा है स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर। और स्ट्रीट मींस ए नैरो वाटर चैनल सेपरेट इज द टू वाटर बॉडीज। इस साइड भी वाटर बॉडी, इस साइड ये नैरो चैनल जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है या दो लैंड पार्ट्स को डिवाइड कर रही है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीट। तो इनकी वजह से आप देखो यहाँ पे कभी इन दो प्लेट्स को कन्वर्जेंस हुआ, तो जिसकी वजह से आप देखो एटलस माउंटेन्स वजूद में आ गई, इसलिए इनको बोला जाता है फोल्ड। और आप देखो यंग क्यों बोला जाता है, यंग मींस आप देखो ये बाकी फोल्डेड माउंटेन जितने भी वर्ल्ड पे माउंटेन्स होंगे उनके मुकाबले में आप देखो ये रिसेंटली वजूद में आ गए, इसलिए इनको यंग फोल्डेड, यानी ये एज पे डिपेंड होगा। फोल्डेड माउंटेन्स तो बहुत सारे हैं, कुछ माउंटेन्स बहुत अर्लियर में आ गए हैं, कुछ माउंटेन्स आप देखो रिसेंटली आ गए, रिसेंटली मींस 50-60 मिलियन ईयर्स पहले, तो उनको बोला जाता है यंग फोल्डेड माउंटेन्स। और जो बहुत पहले आ चुके हैं, ओल्ड एज में आ चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो से, उनको बोला जाता है ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। और ये जो एटलस है ये यंग फोल्डेड माउंटेन्स है। तो फोल्डेड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स। जब प्लेट्स कन्वर्ज करते हैं तो जो माउंटेन्स वहां पे बन जाते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स की वजह से, जो प्लेट्स कन्वर्ज करते हैं उनकी वजह से माउंटेन्स बन जाते हैं, उनको फोल्डेड बोला जाता है। लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन से जो माउंटेन्स बनेंगे उनको बोला जाता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। ओके बेटा, दिस दैट इज व्हाई दीस आर नोन एज द फोल्डेड माउंटेन्स एंड यंग बिकॉज़ देयर एज इज एज रिलेटेड टू अदर फोल्डेड माउंटेन्स यंग। They are recently, we can say they are as compared to other mountains, they are recently emerged, so that is why they are known as the young folded mountains। थ्री पैरेलल रेंजेस, यानी फिर हम इनको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं तीन पैरेलल रेंजेस में। जो एटलस होते हैं ये तीन पैरेलल रेंजेस में होते हैं। द टेल एटलस इन द नॉर्थ, यानी उसके बाद आप देखो जो ये एटलस फोल्डेड माउंटेन्स है यहाँ नॉर्थ में बिल्कुल है, इसको बोला जाता है टेल एटलस माउंटेन। जिस तरफ आपको मैं एग्जांपल दूंगा, हिमालयन माउंटेन्स आर फोल्डेड माउंटेन्स, लेकिन वो भी डिवाइड होते हैं, इनर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज एंड आउटर। तो सेम हियर इज द केस, जो नॉर्दर्न है इसको बोला जाता है टेल एटलस, TELL एटलस इन द नॉर्थ एंड हाई एटलस इन द मिडल। और उसके बाद यहाँ मिडल में एक और माउंटेन है फोल्डेड माउंटेन, इसको बोला जाता है हाई एटलस। ओके बेटा, हाई एटलस इन द मिडल। और उसके बाद एंड द सहारा एटलस इन द साउथ। उसके बाद यहाँ पे एक और है, इनको बोला जाता है सहारा एटलस, सहारा एटलस इन द साउथ। सो जो तीनों रेंज है, जो तीनों पैरेलल रेंजेस है, सॉरी जो तीनों रेंजेस है, तो इनको बोला जाता है एटलस माउंटेन्स। दे आर नोन एज द फोल्डेड माउंटेन्स। ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में लाई कर रहे हैं यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, और डिवाइडेड इनटू तीन टाइप्स, तीन रेंजेस, टेल एटलस, मिडल सॉरी दिस हाई एटलस एंड सहारा एटलस। टेल एटलस नॉर्थ में है, मिडल में हाई एटलस है, और साउथ में आप देखो इसके हाई एटलस के साउथ में आप देखो जो आउटर में है उसको बोला जाता है सहारा एटलस है। द हाईएस्ट पीक इन द एटलस माउंटेन इज माउंट तुबकुल, यानी जो माउंट तुबकल है विच रिमेन स्नो कैप्ड मोस्ट ऑफ द ईयर, यानी द हाईएस्ट पीक इन द एटलस माउंटेन्स इज माउंट तुबकुल, यानी जो हाईएस्ट पीक है। जिस तरफ हिमालयन में आप देखो हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, और दुनिया की भी हाईएस्ट पीक है जो एमटी मींस माउंट, यानी तुबकल,
जो माउंट तोबकल है, तोबकल विच रिमेन स्नो कवर्ड, ये स्नो कवर्ड होती है थ्रू आउट द ईयर। स्नो कवर्ड मींस बिकॉज आप हाई एलिवेटेड है, तो आपको पता है हाई एलिवेटेड में आप टेम्परेचर लो होता है, वो स्नो कवर्ड ज्यादा रहती है, हाई पीक्स रहती है। तो जो आपको बेटा यहाँ पे याद रखना है, जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पे एटलस माउंटेन से माउंट तोबकुल, तोबकाल नॉट कुल नहीं है, तोबकाल है, विच रिमेन स्नो कैप्ड मोस्ट ऑफ द ईयर, यानी जिसका पीक जो हमेशा स्नो कैप्ड होते हैं। तो उसके बाद बेटा दूसरा जो आप देखो यहाँ पे जो फिजियोग्राफिक रीजन है, अब हम एटलस माउंटेन से बाहर निकल गए, यहाँ पे हमें आप देखने को मिल गया कि यहाँ आपको पता है कि ये लैंड माउंटेनस है, यहाँ लैंड की सरफेस कैसी है, माउंटेनस है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है, माउंटेन। तो इस फिजियोग्राफिक इस एरिया को हम बोलते हैं फिजियोग्राफिक यूनिट यानी एटलस माउंटेनस। यहाँ फिजियोग्राफी है माउंटेनियस, तो इस फिजियोग्राफिक यूनिट का नाम क्या है, एटलस माउंटेनस, जो इस साइड में है। और दूसरी फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल फीचर यानी फिजिकल मीनस सरफेस फीचर मीनस सरफेस स्ट्रक्चर कैसी है। दूसरी आप इसके आगे और भी लैंड है, यहाँ पे आप देखो बेटा, ये यहाँ इसकी देखेंगे, क्या ये भी माउंटेनियस है या ये किसी और में है, इसको बोला जाता है लो सेंट्रल पैलेटिव, यानी उसके बाद हम देखेंगे लो सेंट्रल, लो सेंट्रल पैलेटो। तो लो सेंट्रल पैलेटो जो होता है ये भी हम देखेंगे, ये लो सेंट्रल पैलेटो जो एरिया होता है, इस एरिया को हम देखेंगे ये कहां पे है, लो सेंट्रल पैलेटो अफ्रीका, ये एरिया आपने देखा ये माउंटेनियस है। लो सेंट्रल पैलेटो कहां से स्टार्ट होता है, ये इस एरिया के आप देखो माउंटेनियस लैंड नहीं है, इसकी पैलेटो टाइप लैंड है। पैलेटो मीन्स आपको पता है ये भी एलिवेटेड लैंड होता है, माउंटेन भी एलिवेटेड लैंड होता है, पैलेटो भी, लेकिन इसका टॉप, पैलेटो का टॉप फ्लैट होता है, और माउंटेन जो होता है उसका टॉप फ्लैट नहीं होता है, पीक्स पॉइंटेड होते हैं। तो ये माउंटेन है, ये पैलेटो है, वो ये वाला बेटा, क्योंकि जिस एलिवेटेड लैंड का, ये भी एलिवेटेड ये भी एलिवेटेड, अब जिस एलिवेटेड लैंड का आप देखो टॉप फ्लैट होगा दैट इज नोन एज पैलेटो, और जो एलिवेटेड लैंड होगा टॉप फ्लैट नहीं होगा उसको बोलते हैं हम माउंटेन, या हम बोलेंगे उसको माउंटेनियस या हिल्स एरिया। तो यहाँ पे एक रीजन में आप देखो एलिवेटेड लैंड है, लेकिन उनकी एलिवेटेड टॉप फ्लैट है, टेबल टाइप लैंड है, तो दैट इज नोन एज द पैलेटो, और इनको बोला जाता है लो सेंट्रल पैलेटो। एक्सटेंड्स फ्रॉम एटलांटिक कोस्ट इन द वेस्ट टू द नाइल वैली इन द ईस्ट, ये अटलांटिक कोस्ट से आप देखो इन द वेस्ट टू द नाइल वैली इन द ईस्ट, आपको पता है कि नाइल वैली जो है ईस्ट में है, और अटलांटिक कोस्ट जो यानी हम देखेंगे वो वेस्ट में। अफ्रीका को आपको पता है वेस्टर्न कोस्ट पे आप देखो अटलांटिक कोस्ट ओशन है, और ईस्टर्न कोस्ट पे आपको पता है दिस इंडियन ओशन वगैरह लाई कर रहा है। जो हम देखेंगे जो नाइल वैली है, जो आप देखो वैली ऑफ नाइल है, वहां तक ये फैला हुआ है, ये एरिया अटलांटिक कोस्ट से लेके यहाँ नाइल वैली ईस्ट तक जो एरिया है, तो इस एरिया को बोला जाता है दीज सेंट्रल पैलेटो। मैं आपको यहाँ पे समझाऊं मैप पे, ये अटलांटिक एटलांटिक ओशन है, ये बन गए ना एटलांटिक कोस्ट, ओके बेटा, ये एटलांटिक कोस्ट, और यहाँ पे आपको पता है ईस्ट में नाइल वैली है, यहाँ से रिवर नाइल जाता है, तो इसको बोलते हैं हम नाइल वैली, यानी रिवर नाइल जो है, और यहाँ पे इसको बोला जाता है नाइल वैली। तो यहाँ भी बीच में जो ये एरिया है, तो ये एरिया अगर हम देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोला जाता है यहाँ पे सेंट्रल पैलेटो लो लैंड, ये लो लैंड है एज कम्पेयर टू दिस, ये यानी मतलब पैलेटो तो लो ही होता है, ये ज्यादा एलिवेटेड नहीं है, और यहाँ लैंड जो पैलेटो फार्म है, यहाँ सरफेस की स्ट्रक्चर फिजियोग्राफी पैलेटो है, इस फिजियोग्राफिक यूनिट का नाम है सेंट्रल पैलेटो या लो लैंड पैलेटो, लो सेंट्रल पैलेटो लैंड है। तो ये एक्सटेंड्स फ्रॉम अटलांटिक कोस्ट इन द वेस्ट टू द नाइल वैली इन द ईस्ट, ये वेस्ट से यहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको पता है एटलस माउंटेन्स, ये यहाँ वेस्ट से स्टार्ट होता है अटलांटिक कोस्ट टू द ईस्ट, यानी यहाँ नाइल वैली तक, यहाँ तक ये फैला हुआ है, रिवर नाइल के कोस्ट तक फैला हुआ है। द सहारा डेजर्ट फार्म्स ए पार्ट ऑफ दिस पैलेटो, उसके बाद आप देखो सहारा डेजर्ट भी इसी का पार्ट है, यानी इसमें कुछ डेजर्ट ऑफ सहारा, आपको पता है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट वो इसी में लाई कर रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वो भी इसी रीजन में आता है, यानी इस पैलेटो टाइप रीजन में आता है सहारा डेजर्ट, यानी इस पैलेटो का कुछ रीजन डेजर्ट टाइप है। तो द सहारा डेजर्ट फार्म से पार्ट ऑफ दिस पैलेटो, वो सहारा डेजर्ट इसी का पार्ट बनता है। दिस डेजर्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अटलांटिक इन द वेस्ट टू द रेड सी इन द ईस्ट, ये डेजर्ट जो एक्चुअली आप देखो ये अटलांटिक इन द वेस्ट टू द रेड सी इन द
ईस्ट, ये अटलांटिक यहाँ से, ये सहारा डेजर्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से सहारा डेजर्ट स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आपको पता है रेड सी है, रेड सी इस साइड में, जो इसको कहाँ से दिस एशिया से सेपरेट कर रहा है, रेड सी इसको एशिया से, जिसको मैंने बोला रेड सी को मेडिटेरियन सी कनेक्ट किया स्वेज कैनल से। तो यहाँ से यहाँ तक प्लेटो टाइप है, लेकिन ये डेजर्ट है, मतलब यहाँ लैंड प्लेटो के फॉर्म में, लेकिन ये प्लेटो लैंड डेजर्ट है, ये यहाँ फैला हुआ है। तो ये जो इस सेंट्रल लो लैंड में ये वाला पार्ट, सेंट्रल लो लैंड सेंट्रल प्लेटो का जो ये पार्ट है, ये डेजर्ट टाइप, यहाँ प्रेसिपिटेशन वेरी लो है, मतलब कोई प्लेन लैंड होगी बेटा, प्लेन लैंड, लेकिन वहां प्रेसिपिटेशन कम है, हम उसको डेजर्ट बोलेंगे। कोई माउंटेनस, लेकिन वहां प्रेसिपिटेशन कम है, उसको भी डेजर्ट बोलेंगे। कोई प्लेटो टाइप है, वहां लैंड तो प्लेटो टाइप है, लेकिन इस प्लेटो टाइप के आप देखो जो लैंड है यहाँ वेस्टर्न से लेके यहाँ रेड सी तक, इसको बोला जाता है सहारा डेजर्ट। ये इसी में लाई कर रहा है, इसी फिजियोग्राफिक यूनिट में, मतलब सहारा डेजर्ट किस फिजियोग्राफिक यूनिट में कर रहा है, लो सेंट्रल हाईलैंड्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द कोस्ट वेस्ट अटलांटिक कोस्ट, वेस्ट में वेटलैंड टू द रेड सी इन द ईस्ट। लेकिन जो ये पूरा आप देखो लो लैंड, ये यहाँ से आप देखो वेस्ट से लेके यहाँ ईस्ट तक नाइल वैली तक स्टार्ट है। The desert extends from the Atlantic in the west to the Red Sea in the east and covers an area of 8.6 million square kilometer। इस डेजर्ट का जो सहारा डेजर्ट है, जो सहारा डेजर्ट है बेटा, जो इसका पार्ट है 8.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है इसका एरिया, 8.6 स्क्वायर किलोमीटर्स इस डेजर्ट का एरिया है। ओसिस एरियाज विथ वाटर एंड ट्रीज इन डेजर्ट प्रोवाइड्स रेस्पाइट टू ट्रैवलर्स इन द वास्ट डेजर्ट। आप देखो बेटा ओसिस, यहाँ पे वर्ड में एक इस्तेमाल करूंगा ओसिस। ओसिस एक टर्म है, जियोग्राफिकल टर्म। आप देखो ओसिस उस प्लेस को, जिस तरफ डेजर्ट उस प्लेस को बोला जाता है जहां पे प्रेसिपिटेशन वेरी लो होगा, टेम्परेचर वेरी हाई होगा, या प्रेसिपिटेशन लो होगी, टेम्परेचर लो होगा। कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट, ये सारा जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है हॉट डेजर्ट है, यहाँ टेम्परेचर वेरी हाई है और प्रेसिपिटेशन वेरी लो है, जो इस अफ्रीका में लाई कर रहा है विद एरिया ऑफ 8.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इस डेजर्ट में बहुत जगह पे आपको ओसिस मिलेंगे। ओसिस का मतलब है बेटा, यानी डेजर्ट में जहां पे अंडरग्राउंड वाटर इमर्ज होगा, यानी ये तो बेटा आपको पता है डेजर्ट, सपोज मैं आपको यहां पे समझाऊं, सपोज ये डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट में आपको पता है कि प्रेसिपिटेशन वेरी लो होती है, डेजर्ट्स में आपको पता है कि वहां पे सपोज ये डेजर्ट है, इस डेजर्ट में सपोज यहां पे अंडरग्राउंड वाटर निकल रहा है, यहां पे निकल रहा है, जनरली आप देखो सरफेस वाटर बहुत कम होता है, रिवर्स डेजर्ट्स में नहीं होते हैं, जनरली लैक्स होते हैं, अगर होते बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जब प्रेसिपिटेशन कम है, जब पानी बहुत ही कम होता है, तो वहां पे आप देखो कोई सरफेस वाटर बॉडी ज्यादा नहीं होती है, पानी की कमी होती है और दूर दूर तक पानी नहीं मिल रहा है। तो आप देखो किसी जगह इमर्ज होता है, मतलब सुप्रिंग होता है, यहाँ पे सुप्रिंग निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है सुप्रिंग निकल, यानी सुप्रिंग मींस जहां पे आप देखो नेचुरली अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे आ जाए, उसको बोला जाता है सुप्रिंग। लेकिन जहां पे हम खुद आर्टिफिशियली अंडरग्राउंड वाटर को सरफेस पे लाएंगे, उसको बोला जाता है वेल। क्या बोला जाता है? वेल। अगर आप देखो ओसिस का मतलब है जहां डेजर्ट्स में नेचुरली अंडरग्राउंड वाटर, यूजी मींस अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे इमर्ज होता है, तो उस जगह को वहां ओसिस बोला जाता है। सपोज बेटा यहां सरफेस पे वाटर आ गया, तो जैसे आप देखो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ नेबरहुड में आप देखो, हमारे दाएं बाएं आप देखो बहुत जगह पे आप देखो चश्मे होते हैं, वहां अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे आता है। इसी तरह इन डेजर्ट्स में किसी किसी जगह सरफेस वाटर अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे आता है, मतलब एक चश्मा होता है, तो यही पानी सरफेस पे जब आता है तो ये यहाँ पे इस ओसिस के इर्द गिर्द, तो इसके इर्द गिर्द पानी अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारी प्लांटेशन वगैरह एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे आप देखो बहुत सारी प्लांटेशन वगैरह एग्रीकल्चर होता है नियर द ओसिस। ओसिस इज अ प्लेस इन द डेजर्ट्स, ओसिस इज द प्लेस इन द डेजर्ट्स वायर द अंडरग्राउंड वाटर इमर्ज ऑन द सरफेस। ओसिस इज अ प्लेस इन द डेजर्ट्स वायर द अंडरग्राउंड वाटर इमर्ज, यानी जिस जगह पे डेजर्ट में जहां यूजुअली पानी की कमी होती है, वहां पे आप देखो सरफेस पे पानी आ जाए नेचुरली, उस जगह को ओसिस बोला जाता है। और ओसिस के इर्द गिर्द आपको पता है वहां पे आप तो वेजिटेशन होगी ही नहीं, वहां पे वेजिटेशन इर्द गिर्द होगी, वहां पे आप देखो थोड़ा एग्रीकल्चर भी होगा, वेजिटेबल्स वगैरह लोग बनाते होंगे, क्योंकि वहां पानी की या लोग इसके इर्द गिर्द ज्यादा रहेंगे। इन ओसिस के इर्द गिर्द आप देखो लोग ज्यादा रहते हैं इसके, क्योंकि इनको वहां पानी अवेलेबल होता है। सो ओसिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो ये ओसिस है विद वाटर एंड ट्रीज इन द डेजर्ट प्रोवाइड्स, क्योंकि ओसिस के इर्द गिर्द वाटर होता है, ट्रीज होते हैं, प्रोवाइड्स इन द डेजर्ट रेस्पाइट टू द ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स वहां पे होते हैं या जो
कल इनहेबिटेंट्स होते हैं, ट्रैवलर्स होंगे या इनहेबिटेंट्स होंगे, ये ओसिस उनको रेस्पाइट दे रही है। रेस्पाइट मींस आराम दे रहा है, इनको राहत दे रही है, क्योंकि डेजर्ट में दूर दूर तक पानी नहीं होता, तो वहां पानी की बहुत कमी होती है। जब ये ओसिस जगह पहुंच जाते तो जो ट्रैवलर्स वगैरह होते हैं उनको एक राहत मिल जाती है, क्योंकि पानी उनको मिल जाता है पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए या बाकी अदर पर्पज के लिए। तो ये एक ओसिस हमें रेस्पाइट दे रही है, वहां पे एक आराम दे रही है, हमें सुकून दे रही है दीज ओसिस in the vast desert. The Tibesti mountain and the Ahgar Plateau are located in this region. यानी इस डेजर्ट में, इस लो सेंट्रल प्लेटो टाइप में, इनमें एक माउंटेन लाई कर रहा है। इस टिबिस्टी यानी उस माउंटेन को बोला जाता है टिबिस्टी बेटा, यानी टिबिस्टी माउंटेन। सो एक बार आपको याद रखना, टाइबिस्टी, टाइबिस्टी माउंटेन्स, टाइबिस्टी माउंटेन्स, टाइबिस्टी माउंटेन एक बार, और अहगर प्लेटो, AHAGGAR, अहगर प्लेटो, यानी ये इस लो प्लेटो का एक पार्ट है। टाइबिस्टी माउंटेन्स और अहगर प्लेटो कहाँ पे लाई कर रहा है? ये लो सेंट्रल दिस प्लेटो एरिया में कर रहा है। एटलस माउंटेन्स यानी हाई एटलस माउंटेन्स, या हम देखेंगे टेल एटलस माउंटेन्स या माउंट तुब कल कहाँ पे लाई कर रहा है? ये आप देखो एटलस माउंटेन रीजन में लाई कर रहा है। अहगर प्लेटो और लोकेटेड इन दिस रीजन, अहगर प्लेटो इसमें रीजन है, और उसके अलावा टाइबिस्टी माउंटेन इस रीजन में लोकेट है। उसके बाद आप देखो बेटा, एक और रीजन है यहाँ अफ्रीका में, उसको बोला जाता है ग्रेट रिफ्ट वैली, यानी उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखो एक और फिजियोग्राफिक रीजन है। जब हम इस अफ्रीका की लैंड को देख रहे हैं तो प्लेटो भी हमने देखा एक रीजन में, जिनको लो प्लेटो, लो सेंट्रल प्लेटोस बोल रहे। उसके बाद आपने एटलस माउंटेन्स भी देखे, आपने सॉरी दिस एटलस माउंटेन्स के अलावा आपको एक और रीजन मिलेगा इस अफ्रीका में, उसको बोला जाता है ग्रेट रिफ्ट वैली। यानी तीसरा फिजिकल डिवीजन, तीसरा फिजिकल फीचर आपको मिलेगा वहां पे, ग्रेट रिफ्ट वैली आपको मिलेगा, ग्रेट रिफ्ट वैली। तो बेटा ये ग्रेट रिफ्ट वैली क्या होता है, पहले मैं आपको समझाऊं रिफ्ट वैली क्या होती है। आप देखो सपोज ये लैंड है बेटा, ऐसे ये लैंड पार्ट है, ओके बेटा। अगर इस लैंड में आप देखो बीच वाला पोर्शन सिंक हो जाए, सपोज ये लैंड सरफेस है, ओके बेटा, ये सरफेस है, अगर ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक अपनी जगह ये रहेंगे, ये सिंक हो जाए, ये नीचे हो जाए, तो यहां लैंड ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी ना बेटा। यानी जो बीच वाला पोर्शन सपोज सिंक हुआ, तो आप देखो ये वैली बन गई, ये वैली जो बन गई है, ये ब्लॉक अपनी जगह रहा, ये ब्लॉक अब कैसे ये सिंक हुआ नीचे, तो आप देखो कोई ऐसा मटेरियल था, वो इन सॉरी सॉल्युबल मटेरियल था नीचे। आप देखो सोडियम क्लोराइड या उसके अलावा देखो मैग्नीशियम था या कैल्शियम वगैरह, सिलिकॉन वगैरह था, वो तो वाटर सॉल्युबल मटेरियल है। नीचे इसके इर्द गिर्द वाटर, धीरे धीरे वाटर ने, अंडरग्राउंड वाटर ने उस सॉल्युबल मटेरियल को रिमूव किया, केमिकल वेदरिंग से, हाइड्रोलिसिस से उसको रिमूव किया, तो नीचे केव्स हो गए और ये डाउन सबमर्ज हुआ, तो ये वाला सिंक हुआ और ये नेबरिंग एरिया अपनी जगह, तो ये वैली बन गई, इसको बोला जाता है रिफ्ट वैली। वैलीज तो आप देखो रिवर्स की वजह से बन जाते हैं, जो रिवर वैलीज होते हैं, जो रिवर्स अपने साथ मटेरियल रिमूव कर रहे हैं इर्द गिर्द, तो बीच में रिवर वैली बन जाती है। इसी तरफ एक वैली होती है, ग्लेशियल वैली होती है, ग्लेशियर्स की वजह से बन जाती है, या उसके अलावा आप देखो और भी बहुत सारे वैलीज होते हैं। तो जैसे भी आप देखो एक यहाँ पे जो वैलीज बन जाते हैं, जनरली वी कैन से हियर दैट इज द व्हेन द पोर्शन ऑफ द अर्थ और व्हेन द पार्ट ऑफ द एनी रीजन submerges below down or sinks below down and the neighboring blocks remain the same as the position, so that valley, that sinking area is known as the rift valley। so यहाँ पे हम देखेंगे जो सबसे एक अफ्रीका में एक ऐसा वाक़ा पेश आया जहाँ पे हम देखेंगे रिफ्ट वैली वजूद में आ गई है, तो इसी तरफ हम देखेंगे उनको बोला जाता है रिफ्ट वैलीज। एंड अफ्रीका is a special physical feature of the southern plateau। जो ये southern plateau है, जो southern area है, वहां पे आप देखो एक स्पेशल केस है, रिफ्ट वैली है। It is a long narrow valley formed as a result of vertical cracks that develop because of the movements within the earth। यानी आप देखो ये रिफ्ट वैली ये एक्चुअली क्रेक हुआ, सपोज ये साउदर्न प्लेटो जो है, यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ बीच में एक क्रेक हुआ, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपने बीच में क्रेक हुआ, तो ये सबमर्ज हुआ ना नीचे की
तरफ। ये बेटा आप देखो, ये अपनी जगह है, ये बीच वाला पोर्शन एक नैरो मटेरियल नीचे सिंक हो गया है। दैट इज फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ वर्टिकल क्रेक्स। यहाँ वर्टिकल क्रेक हुआ नीचे ग्राउंड की तरफ, आप देखो जमीन बीच में नीचे ये वाला और ये वाला पोर्शन सेम रहा है, बीच में आप देखो नीचे एक बड़ा सा क्रेक हुआ है। और ये क्रेक जो डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट विद द अर्थ, यानी अर्थ की मूवमेंट की वजह से ये अर्थ हुआ। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम टोटल डिस्टेंस ऑफ 5000 किलोमीटर्स फ्रॉम लेक ऑफ मालवी टू द रेड सी, यानी ये मैका 5000 किलोमीटर्स, यानी ये आप देखो ये 5000 किलोमीटर्स ये कहाँ से स्टार्ट होता है, लेक ऑफ, यानी ये रिफ्ट वैली कहाँ से स्टार्ट होती है आपको याद रखना है, लेक ऑफ मालावी, यानी मालावी 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 टू रेड सी। सो लिसन बेटा, मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर समझाऊं। यहाँ पे ये लेक ऑफ मालावी जो है और ये रेड सी जो है, ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ अगर हम देखेंगे जो लेक ऑफ मालावी है और रेड सी, ये आप देखो ये रिफ्ट, ये बीच में ये पोर्शन नीचे हुआ, यानी इसी प्लेटो का आप देखो ये पोर्शन ये वाला है, यानी इस पोर्शन डाउन हुआ है लेक ऑफ मालावी टू द रेड सी। तो जिसकी वजह से आप देखो ये रिफ्ट वैली, ये भी एक फिजिकल फीचर है, एक सरफेस स्ट्रक्चर ये वैली है, लेकिन एक्सटेंड फ्रॉम टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर्स फ्रॉम लेक ऑफ मालावी to the Red Sea and the Gulf of Aqaba to the Dead Sea in the Jordan. Gulf of Aqaba to the Dead Sea in the Jordan, यानी जोर्डान से इसकी बाउंड्री मिल रही है। तो जो ये मनी फ्रेश वाटर लेक सच एज मालावी और उसके अलावा तुर्कना आर फाउंड हियर, यानी इस रीजन में, इस रिफ्ट वैली में बहुत सारे फ्रेश वाटर जिनमें वाटर फ्रेश है वो बनाए जाते हैं। हाउएवर लेक विक्टोरिया द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक डज नॉट लाई इन दिस रिफ्ट वैली, यानी अगर हम देखेंगे जो लेक विक्टोरिया है द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड डज नॉट लाई इन दिस रिफ्ट, लेकिन वो रिफ्ट में नहीं है, अफ्रीका में है, लेकिन रिफ्ट वैली में नहीं आ रही है, रिफ्ट वैली से बाहर आ रही है। उसमें आप देखो कौन कौन सी लेक रही है, मालावी लेक रही है, तुरुकना और फाउंड हियर, यानी इस रिफ्ट वैली में आप देखो लेक मालावी और तुरुकना लेक आती है फ्रेश वाटर लेक। उसके बाद वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन वो इसमें नहीं है, वो आप देखो कहाँ पे है, दिस आउटसाइड दिस, यानी अफ्रीका में है, लेकिन इससे आउटसाइड में है। तो ये आप देखो तीन फिजिकल फीचर्स है, एक तो आप देखो एटलस माउंटेन्स है, उसके बाद आप देखो लो सेंट्रल प्लेटो टाइप्स है, और उसके बाद ग्रेट रिफ्ट वैली है अफ्रीका की, ये फिजिकल फीचर्स है। सो ओके, दिस वाज द अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका।